आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में उतर रहे हैं जो शौर्य और त्रासदी का आप कह सकती हैं एक जीता जागता संगम है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसके शरीर पे 80 घाव हों, तलवारों के, भालों के। 80? हाँ, जिसकी एक आंख जा चुकी हो, एक हाथ कट चुका हो और एक पैर भी काम न करता हो, और फिर भी उसके नाम से दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तान कांपते हों। हम बात कर रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें इतिहास और हम सब राणा सांगा के नाम से बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि 1509 से 1528 के बीच राणा सांगा ने मेवाड़ को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बना दिया। उनकी रणनीति क्या थी? हाँ, और फिर वो खानवा के उस मैदान में ऐसा क्या हुआ जिसने सिर्फ एक लड़ाई का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला कर दिया। और ये समझना जरूरी है कि सांगा का जो दौर था वो उत्तर भारत की राजनीति का एक चौराहा था। मतलब 4 बड़ी ताकतें थी, दिल्ली में लोधी सल्तनत, मालवा, गुजरात और मेवाड़। और सांगा इन सब के बीच में थे। हाँ। और उन्होंने मेवाड़ को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां से वो सीधे दिल्ली के तख्त को चुनौती दे रहे थे। तो चलिए उनकी सैन्य रणनीति, उनके गठबंधन और फिर बाबर के आने से कैसे सारे समीकरण बदल गए, इस पर बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मई 1509 से। हाँ। सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। हाँ। उन्हें हिंदूपत भी कहा जाता है जी। और जैसा मैंने शुरू में कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने जब उन्हें देखा तो कहा कि ये कोई राजा नहीं बल्कि सैनिक का बचा हुआ हिस्सा है, अ फ्रैगमेंट ऑफ अ सोल्जर। 80 घावों के बाद कोई और क्या कहेगा। सही बात है। उस समय का राजनीतिक माहौल कैसा था? दिल्ली, मालवा, गुजरात में कौन थे उनके सामने? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब सांगा का राज तिलक हुआ तब दिल्ली पर सिकंदर लोदी का राज था, मालवा में नासिर शाह और गुजरात में महमूद बेगड़ा। तो 3 बड़ी सल्तनतें थीं। बिल्कुल। और ये तीनों स्थापित सल्तनतें थीं। तो सांगा के लिए चुनौती सिर्फ अपना राज्य बचाना नहीं था बल्कि इन तीनों के बीच अपनी धाक जमानी थी। और उन्होंने ये काम बखूबी किया। उनकी जीतों का जो सिलसिला 1517 में शुरू हुआ वो तो कमाल का था। हाँ, एक के बाद एक। सबसे पहले खतौली का युद्ध 1517 कोटा के पास, सीधा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। और दिलचस्प बात ये थी कि लोदी खुद अपनी सेना के साथ मौजूद था। यही मैं कहने वाली थी, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अगले ही साल 1518 में बाड़ी का युद्ध धौलपुर में, और फिर से इब्राहिम लोदी की सेना हारी। हाँ, इस बार सेना का नेतृत्व मियां हुसैन और मियां माखन कर रहे थे। मतलब 2 साल में दिल्ली सल्तनत को 2 बार हराना, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। बिल्कुल, ये एक राजनैतिक भूचाल था। इसने पूरे उत्तर भारत को एक संदेश दिया कि दिल्ली अब अजेय नहीं रही, मेवाड़ में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है। तो दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हराने के बाद सांगा का आत्मविश्वास कहाँ होगा? वो रुके नहीं होंगे। कोई महान शासक रुकता नहीं है। उनकी नजरें अब मालवा पर थीं। वो समझ रहे थे कि अगर उत्तर भारत में सर्वोच्च बनना है तो सिर्फ दिल्ली को कमजोर करना काफी नहीं, मालवा को भी काबू में करना होगा। और यहीं हम आते हैं 1519 के गागरोन युद्ध पर, झालावाड़ में। हाँ। इस बार सामना था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से। जी। और नतीजा फिर वही रहा, सांगा की जीत। बिल्कुल। यहाँ एक किस्सा भी है। हाँ, हरिदास चारण वाला, बताइए उसके बारे में। तो युद्ध के दौरान हरिदास चारण नाम के एक योद्धा ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए सुल्तान खिलजी को पकड़ लिया था। सांगा इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम में उन्हें 12 गांव दे दिए। 12 गांव। ये दिखाता है कि सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पारखी सेनापति भी थे। वो अपने सैनिकों की बहादुरी को पहचानते थे और उसे सम्मानित करना जानते थे। इसी वजह से तो सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। बिल्कुल। तो दिल्ली और मालवा दोनों बड़ी सल्तनतें हार चुकी हैं। अब सांगा निर्विवाद रूप से उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। हाँ। और फिर कहानी में एक नए और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री होती है, बाबर। लेकिन बाबर से सीधी टक्कर से पहले सांगा की एक और बहुत बड़ी जीत थी, फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध। हाँ, और ये खानवा की लड़ाई का मंच तैयार करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खानवा से ठीक 1 महीने पहले सांगा ने बाबर के एक बहुत काबिल सेनापति सुल्तान मिर्जा को बयाना में बुरी तरह हराया था और बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था। जी। इस जीत का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। एक तरफ सांगा के सैनिकों का मनोबल आसमान पर था और दूसरी तरफ
बाबर की सेना में राणा सांगा के नाम का खौफ बैठ गया था। जबरदस्त खौफ। बाबर के अपने सैनिक लड़ने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने राजपूतों के शौर्य की कहानियां सुन रखी थीं और अब बयाना में उसे अपनी आंखों से देख भी लिया था। तो बाबर के लिए ये करो या मरो का क्षण था। बिल्कुल। अगर वो यहाँ हारता तो शायद काबुल वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचता। और सांगा के लिए ये दिल्ली पर नियंत्रण करने का सबसे सुनहरा मौका था। हाँ। और इस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए सांगा ने कुछ ऐसा किया जो अद्भुत था। इतने सारे राजपूत राजा जो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, वे सब सांगा के एक झंडे के नीचे कैसे आ गए? ये कोई चमत्कार नहीं था। ये सांगा की राजनैतिक दूरदर्शिता थी। उन्होंने एक सदियों पुरानी राजपूत परंपरा पाती पर्वन को फिर से जीवित किया। पाती पर्वन? ये क्या था? ये एक तरह का निमंत्रण पत्र होता था। एक राजा दूसरे राजाओं को एक बाहिनी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए भेजता था। और सांगा की प्रतिष्ठा इतनी बुलंद थी कि उनके एक बुलावे पर लगभग पूरा राजपूताना एक हो गया। आप नाम गिनते जाइए। हाँ। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ से राव गंगा के बेटे मालदेव राठौड़, बीकानेर से कल्याणमल, चंदेरी से मेदिनी राय, सिरोही से अखेराज देवड़ा, लगभग हर बड़ा राजपूत घराना अपनी सेना के साथ मौजूद था। लेकिन जो बात इस गठबंधन को और भी खास बनाती है वो ये है कि इसमें सिर्फ राजपूत नहीं थे। बिल्कुल। मेवात के हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी ये भी शामिल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत। ये दिखाता है कि सांगा की लड़ाई धर्म की नहीं थी। वो एक बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ एक राजनीतिक गठबंधन बना रहे थे। सही कहा। तो एक तरफ सांगा का इतना बड़ा गठबंधन और दूसरी तरफ बाबर, जिसकी सेना हार के बाद डरी हुई थी। हाँ। तब बाबर ने वो किया जिसके लिए वो जाना जाता है। हाँ। उसने अपनी सेना को एक ऐसा भाषण दिया जिसने हारी हुई बाजी पलट दी। ये मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। बाबर जानता था कि डरे हुए सैनिक जीत नहीं सकते, तो उसने 3 बड़े काम किए। पहला, उसने इस लड़ाई को जिहाद का नारा दे दिया। धर्म युद्ध। हाँ, जिससे सैनिकों को लगा कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, उसने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर हमेशा के लिए हटा दिया है, जिससे उसे आर्थिक समर्थन मिला। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे नाटकीय, उसने सबके सामने शराब के सारे बर्तन तोड़वा दिए और कभी शराब न पीने की कसम खाई। एक मास्टर स्ट्रोक था ये। बिल्कुल। उसने अपनी सेना को दिखाया कि उनका लीडर भी इस पवित्र युद्ध के लिए कुर्बानी दे रहा है। लेकिन भाषण के अलावा बाबर अपने साथ 2 ऐसी चीजें लेकर आया था जो राजपूत सेनाओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। तोपखाना और तुलुगमा युद्ध पद्धति। तोपखाना तो समझ आता है, लेकिन ये तुलुगमा पद्धति क्या थी जिसने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी से सीधी लड़ाई लड़ रहे हो और अचानक आपके दोनों तरफ से 2 और दुश्मन आकर आप पर हमला कर दें। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से घिर जाते हैं। हाँ, आपका मोर्चा टूट जाता है। राजपूत सेनाएं आमने सामने की वीरतापूर्ण लड़ाई के लिए तैयार थीं, लेकिन इस तरह के चक्रव्यूह के लिए नहीं। तो उनकी जासूसी व्यवस्था क्या इतनी कमजोर थी? उन्हें बाबर की इन नई तकनीकों के बारे में पता ही नहीं चला? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, शायद उन्हें कुछ भनक रही हो, लेकिन उन्होंने इसे कभी साक्षात अनुभव नहीं किया था। राजपूत युद्ध नीति शौर्य पर आधारित थी। उनके लिए घेर कर मारना शायद कायरता जैसा रहा हो। तो वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल। और युद्ध के मैदान में यही अंतर विनाशकारी साबित हुआ। 17 मार्च 1527 खानवा का मैदान। लड़ाई शुरू हुई और बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। हाँ, और कहा जाता है कि राजपूत सेना के हाथियों ने तोपों की ऐसी भयानक आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो डरकर बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। उस समय की लड़ाइयों में हाथी किसी टैंक की तरह होते थे, लेकिन तोपों के सामने वो एक कमजोरी बन गए। उन्होंने राजपूतों की अपनी ही व्यूह रचना को तहस नहस कर दिया। और इसी शुरुआती अफरा तफरी के बीच सबसे बुरा हुआ। हाँ। राणा सांगा को एक तीर लगा। वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। उनकी जगह सांदड़ी के झाला अज्जा ने उनका मुकुट पहनकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन सेनापति के हटते ही सेना का मनोबल टूट गया। बिल्कुल। और यहीं पर सांगा की हार के कारण एक एक करके सामने आते हैं। पहला, सेना में केंद्रीय कमान की कमी। हाँ, सब अपने अपने राजा का आदेश मानते थे। सही। दूसरा, बाबर की नई तकनीक तोपखाने और तुलुगमा का राजपूतों के पास कोई जवाब नहीं था। और तीसरा, जो शायद सबसे दुखद कारण है, विश्वासघात। हाँ,
युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर रायसीन के सलाहदी तंवर और नागौर के खानजादे जैसे कुछ सहयोगी अपनी टुकड़ियों के साथ बाबर से जा मिले। इस धोखे ने राजपूत सेना की कमर तोड़ दी। बिल्कुल। और चौथा कारण, खुद सांगा का घायल होना। वो उस गठबंधन की धुरी थे, उनके हटते ही सब बिखर गया। तो इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और उसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा में हार के बाद भी वो योद्धा टूटा नहीं था। घायल सांगा को बसवा ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। वो बदला लेना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। उनका योद्धा मन शांत नहीं बैठा था। जब उन्हें खबर मिली कि बाबर अब चंदेरी के उनके सहयोगी मेदिनी राय पर हमला करने जा रहा है, तो सांगा अपनी बची खुची सेना के साथ मेदिनी राय की मदद के लिए निकल पड़े। हाँ, वो अपने सहयोगी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अंत में उन्हें दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने ही धोखा दिया। ये कितना त्रासद है। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। उनके कुछ सामंत जो खानवा का विनाश देख चुके थे, वो एक और युद्ध नहीं चाहते थे। तो उन्होंने रास्ते में इरिच नाम की जगह पर उन्हें जहर दे दिया। जी। 30 जनवरी 1528 को कालपी में उस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। एक ऐसा नायक जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं हारा, उसे अपनों के धोखे ने मार दिया। तो खानवा का युद्ध सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उस महान राजपूत गठबंधन का अंत था। हाँ, इतिहासकार लेनपूल ने लिखा कि राजपूतों का बड़ा हिंदू संगठन हार गया। इस एक जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का रास्ता पूरी तरह से। सांगा वो आखिरी राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली को सीधे चुनौती देने का एक संगठित प्रयास किया। उनके बाद राजपूतों की लड़ाइयां अक्सर अपना राज्य बचाने तक ही सीमित रह गईं। तो राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता से लगभग पूरे राजपूताने को एक कर दिया था, लेकिन शायद समय के बदलते हुए चक्र को नहीं समझ पाए। हाँ, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शौर्य और साहस के साथ साथ समय के साथ बदलती तकनीक और रणनीति को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। खांडवा में पारंपरिक वीरता का सामना आधुनिक युद्ध कला से हुआ और नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। खानवा के युद्ध की भीषणता और राजपूतों के अविश्वसनीय शौर्य को देखने के बाद ही शायद भविष्य में अकबर जैसे मुगल शासकों ने यह समझा कि भारत पर राज करना है तो राजपूतों से हर समय लड़ने के बजाय उनसे संधि और संबंध बनाना एक बेहतर रास्ता है। जी, तो क्या खानवा की हार ने ही, अनजाने में ही सही, भविष्य में राजपूत मुगल सहयोग और गठबंधन की नींव रखी? ये एक दिलचस्प सवाल है